नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो दो मुंह चार बात के तीसरे एपिसोड में। दोस्तों, आज का हमारे एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने 3 दशक देश की सेवा के लिए दिए और अनगिनत चुनौतियों का सामना किया। अपनी वर्दी को सिर्फ यूनिफॉर्म ही नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाई और अपनी जिम्मेदारी समझा। इसके लिए इनको राष्ट्रपति अवार्ड, डीजी मेडल, डीजी पुलिस मेडल, एसएस सुब्बाराव अवार्ड और चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा अवार्ड जैसे कई सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने सिस्टम में रहकर सिस्टम को जाना और हम बातचीत करेंगे कि कैसे देश के अंदर कानून व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो स्वागत करते हैं एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर श्री आदित्य वर्मा जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या जर्नी रही आईपीएस बनने के पीछे? कोई इंस्पिरेशन थी या फैमिली का कुछ एक्सपेक्टेशन थी या आपका खुद का एक ख्वाब था? देखिए, पहले तो चूँकि मैं बड़े निर्धन परिवार से था, तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है नौकरी की। जब नौकरी का टारगेट रखा तो नौकरी पाने के बाद में फिर ये टारगेट रखा कि नहीं, मुझे अब प्रशासनिक सेवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मैंने फिर उसी प्रकार से प्रशासनिक सेवाओं की तरफ ध्यान दिया, कंपटीशन देता गया, उसमें सेलेक्ट हुआ और मैं भर्ती होने के बाद फिर रिटायर भी हो गया। तो सर, जब आपने इस आईपीएस की पुलिसिंग की जो आपने सेवा को चुना, उस टाइम पे जब आप शपथ ले रहे थे या आपने जब आप पहली पोस्टिंग हो रही थी आपकी, उस टाइम पर आपके दिमाग में ऐसा कुछ था? क्योंकि ये जो एक पोस्ट होती है, एक हर किसी का एक ख्वाब होता है, तो सबके मन में एक ये होता है कि मेरे को एक ऐसा इतिहास रचना है कि जिसके लिए मैं मशहूर हो जाऊं, या सिर्फ नौकरी करना ही आपका लक्ष्य था? देखिए, मेरा पुलिस में आने का शुरू से दृष्टिकोण था और मेरी सोच थी कि चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। तो मैं चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं आया था और जितना पीरियड मैंने रहा उस पीरियड को मैंने चीज़ों को ठीक करने में लगाया और मेरी अपेक्षाओं के अनुसार जो है चीज़ें ठीक भी हुई। और चीज़ों को ठीक बनाए रखना अगली पीढ़ी का काम होता है। हमने अपने सर्विस काल में जिस तरीके से चाहा उस तरीके से हमने सिस्टम को चलाया। जहाँ जिस पद पे मैं था, मैंने उस पद को उसी प्रकार से निर्वहन किया मैंने। ठीक है सर। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, आपकी सबसे पहले शुरुआत या एक आपका एक इंट्रोडक्शन छोटा सा, जिससे हम अपने व्यूवर्स को बता सकें किस तरीके से आपने स्ट्रगल किया इस नौकरी को पाने के लिए। जैसे अभी आपने बताया कि आप एक निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एक ऐसी इंस्पिरेशनल जर्नी रही होगी जिससे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कुछ एक मोटिवेशन मिल सके आपको देख के, आपको सुन के। देखिए, इंस्पिरेशनल जर्नी क्या है, हमारे पिताजी बहुत आदर्शवादी स्वभाव के थे, हमारी माताजी बहुत आदर्शवादी स्वभाव की थी और सेवा भाव दोनों लोगों में बहुत था और उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की और बिना किसी छल कपट के, लोभ लालच के लोगों की मदद की। वो चीज़ें मैं परिवार में देखता था, तो उनसे मैं प्रेरित होकर मैंने सोचा मैं भी इसी प्रकार से सेवा भाव करूँगा, निष्पक्ष, निस्वार्थ और निष्कपट भाव से मैं सेवा करूँगा। तो उसी दृष्टिकोण से मैं आया और मैं उसी दृष्टिकोण से मैंने सेवा की और अगला जो पीरियड है, मैं रिटायरमेंट से लेकर मृत्यु तक का पीरियड, वो भी मैं इसी भावना से ही काम करूँगा मैं। सर, जैसे नौकरी का पहला दिन या हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी हमारी जो भी इच्छा होती है काम करने की, हमारी एक मन की ख्वाहिश होती है, जब हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो जो हमारा पहला दिन होता है वो एक मोमेंट भरा होता है, हमको एक यादगार दिन रहता है। तो आपकी जब पहली पोस्टिंग हुई थी उस टाइम की कोई ऐसी स्टोरी या ऐसा कोई मोटिवेशन पॉइंट जिस पे आपको यादगार लगा हो, या पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ रही थी सर? मैं फर्स्ट पोस्टिंग मेरी एज ए CO टूंडला फिरोज़ाबाद में हुई थी और वहाँ से निष्पक्ष और जो मेरा मोटो था मैं उसी तरीके से मैंने काम किया, तो उसे मुझे 6 महीने में मेरा ट्रांसफ़र करा दिया गया और कर दिया गया। तो ये पहला मेरा मोटिवेशन था कि आप सही काम करेंगे तो आपके इसी प्रकार से ट्रांसफ़र होंगे। तो ट्रांसफ़र सर अच्छे काम करने के लिए होते हैं या अच्छे काम ना करने के लिए होते हैं? ट्रांसफ़र जब आप अच्छे काम करते हैं तभी होते हैं, ताकि और आप जाके और भी लोगों को प्रोत्साहित कर सकें अपने अच्छे कामों से। हाँ, ये हमारा आपका विचार है।
अन्यथा उसको दंडात्मक रूप से माना जाता है कि आपने अच्छा काम किया है तो आपको दंड दिया जाता है कि आप इस जगह पर ज़्यादा दिन ना रहें। यदि वो गुरु नानक देव जी का भी कहना था कि अच्छे लोग फैलते रहें, तो संभवतः ट्रांसफ़र इसीलिए किया जाता है कि अच्छे लोग फैलते रहें, इधर उधर परेशान होते रहें और लोगों में अच्छे काम करते रहें। गुरु नानक जी का भी आपने नाम लिया। गुरु नानक जी का भी प्रकाश पर्व 2 दिन पहले निकल के चुका है। मुझे उनकी गुरु नानक जी की एक कहानी अभी एकदम जस्ट याद आई। एक बार गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे जी। जहां उन्होंने देखा कि कुछ अच्छे लोग हैं तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आप बिखर जाओ जी, आप बिखर जाओ, आप कहीं और जाके बस जाओ जी जी। कुछ खराब प्रवृत्ति के लोग थे जिनके लिए उन्होंने बोला कि आप यहीं बसे रहो जी। तो जब उन्होंने इस तरीके के वाक्य बोले तो जो उनके साथ उनके जो शिष्य थे वो बड़े अचंभे में आए। उन्होंने पूछा, गुरुजी आपने जो अच्छे लोग हैं उनसे बिखरने के लिए बोला और जो अच्छे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं उनको आपने यहीं बसे रहने के लिए बोला, इसके पीछे क्या आपका कोई कारण था? तो उन्होंने बड़े विनम्र भाव से बोला कि जो अच्छे लोग हैं इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी बहुत कम है। अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है इस दुनिया में। तो जब ये अच्छे लोग जाएंगे, बिखरेंगे तो और लोगों को अच्छा करेंगे और जो बुरे लोग हैं वो जहां हैं वहीं रहें ताकि इनका जो स्वभाव है और लोगों तक ना जाए। तो वही सर पुलिस सिस्टम में चलता है। पुलिस सिस्टम नहीं, पूरे सिस्टम में ही चलता है। अच्छे लोग जाके दूसरी जगहों पे बार बार जल्दी जल्दी जाके सेवाएं करें, तो स्थानांतरण के पीछे यही मंशा होती है कि अच्छे लोग अपनी खुशबू सभी जगह पे बिखेरें, अपनी खुशबू सही जगह पर बिखेरें। सर एक बहुत पुरानी कहावत है, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। आप इस बात से कितना सहमत हैं? नहीं, हमसे तो लोग दोस्ती करते हैं, दुश्मनी तो किसी ने आज तक की नहीं हमसे। मेरा अब तक का इतिहास रहा है, मुझसे किसी ने दुश्मनी नहीं की और दुश्मन को मैंने दुश्मन माना भी नहीं। मैं उसने दोस्त ही माना, चाहे वो कितना भी मेरे खिलाफ कुछ भी कर ले, और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं रहा। बाकी सर ये जो पुलिस को लेके जो लोगों का भ्रम है कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, वो ऐसा किस लिए है? आप इसके लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहराएंगे या सिर्फ लोगों का ये भ्रम है? ये लोगों का भ्रम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि एक कहावत हो गई है कि पुलिस की दोस्ती अच्छी। भाई हमारा काम ही ऐसा है हमारा काम यह है कि मान लीजिए कोई बात घटना घटी तो हम आपसे पूछेंगे, अन्य लोगों से पूछेंगे तो आदमी उसी को एक नकारात्मक समझता है कि हमसे पुलिस ने पूछा। तो पूछताछ करना कोई गलत बात नहीं है और पुलिस विभाग बहुत परिश्रम करता है। आप चाहे यातायात पुलिस ले लीजिए, चाहे आप जिला पुलिस ले लीजिए, इनके परिश्रम का कोई आकलन नहीं है। ट्रैफिक पुलिस देखिए आप, दोपहर में बारिश में जाड़े में खड़े होकर ट्रैफिक को कंट्रोल करते खड़े होकर 5 मिनट बैठ नहीं सकता, 5 मिनट बैठेगा तो आरोप लगने लगेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से पुलिस का भी है। पुलिस की बहुत सी चीज़ें हैं जो इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता, हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने मेहनत भी की है। तो ये कहना तो निरर्थक है, ये पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब है। पुलिस को पहचानिए आप, पुलिस की मदद करिए, पुलिस की नीड क्या है, पुलिस की आवश्यकता क्या है, पुलिस की समस्याएं क्या हैं, आप उनसे प्रेम से बात करिए, आपसे प्रेम से बात करेगा। आप घर के परिवार के मेंबर से आप टेढ़ी तरीके से बात करेंगे तो आपका परिवार का मेंबर टेढ़े तरीके से बात करेगा। ये तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और सबके साथ होता है। पुलिस ही नहीं, चाहे आप किसी भी विभाग को ले लो, समाज कल्याण ले लीजिए, जिला प्रशासन ले लीजिए, सबका नेचर वही है, सेम मनुष्य की प्रवृत्ति है, हर जगह पे मनुष्य बैठे हुए हैं। सर पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया क्या रहती है? जब कोई भी केस होता है या कोई भी बड़ा केस होता है तो सबसे पहले पुलिस किस तरीके से कार्य करती है? लोगों का एक ये बड़ा उत्सुक रहते हैं लोग इस चीज़ को जानने में कि जब भी पुलिस के पास कोई केस आता है तो सबसे पहले पुलिस किस तरीके से कार्य करती है? पुलिस का कार्य, देखिए कोई घटना घटित हुई तो सबसे पहली प्रक्रिया स्टेप तो यही है कि FIR लिखी जाती है। FIR लिखने के बाद में उस केस की विवेचना जो है संबंधित IO को दी जाती है। IO अपनी विवेचना जो है करता है। विवेचना का मतलब ये है कि उस संबंधित अभियोग के विषय में तथ्यों का संकलन करना, उनका परीक्षण करना और उससे एक निष्कर्ष पे पहुंचना। निष्कर्ष के बाद जो है आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट लगाना, ये पूरी प्रक्रिया है। जैसे लोगों का एक धारणा होती है कि लोग बोलते हैं कि पुलिस कभी भी FIR नहीं लिखती है, अगर FIR लिखेगी तो उनको ऊपर तक जवाब देना पड़ेगा। पुलिस का ये मानना रहता है कि जितना हो सके ग्राउंड लेवल पे हम इस चीज़ को अपने हिसाब से हैंडल करें और इसको शॉर्ट कर दें
जो भी कार्रवाई करनी है हम अपने लेवल पे करें, एफआईआर ना लिखें, तो कितने हद तक ये बात नहीं सही नहीं, ऐसा रहती कुछ है? नहीं, ऊपर से कोई ऐसा निर्देश नहीं रहता है कि आप एफआईआर ना लिखिए। एफआईआर लिखना तो पुलिस का कर्तव्य है, और एफआईआर लिखवाना जनता का अधिकार है। अगर कोई घटना घटित होती है तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि पुलिस एफआईआर लिखने में ढीला ढाली या हिलावाली करती है। कतिपय लोग होते हैं तो उनको दंड भी मिलता है। ये आपकी जो ज्वाइनिंग हुई थी सर किस सन में हुई थी? और मैंने 1997 में पुलिस सेवा में मैंने ज्वाइन किया था। और आपने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अपनी सर्विस करी थी सर? लगभग मैं 28 साल की सर्विस में लगभग 20-22 जिलों में मैं नौकरी कर चुका हूँ, मैं विभिन्न शाखाओं में रहते हुए। सर उत्तर प्रदेश देश का सबसे सेंसिटिव स्टेट माना जाता है, और उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे ज़िले हैं जहां हम देखते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ दंगे, अपराध, अभी का तो नहीं कहेंगे सर, लेकिन पुराने जो पिछले कई वर्षों में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का ये रिकॉर्ड रहा है कि सबसे ज़्यादा अपराध या दंगे उत्तर प्रदेश में ही होते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों में काफ़ी कानून ने लगाम लगाई है। तो आप जब तैनात थे, आप जब पुलिसिंग में थे, तो उस टाइम पे आपने इस तरीके से किस किस चीज़ों को फेस किया आपने अपने पूरे पुलिसिंग करियर में? देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि दंगों की बात तो है, वास्तव में इस समय स्थितियां नियंत्रित हैं और अपराध भी नियंत्रित है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले जो है बहुत प्रचुर मात्रा में इस प्रकार की घटनाएं होती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता था। जनरली शांति व्यवस्था की स्थिति, या जो आप कह रहे हैं दंगे जो कह रहे हैं, या कोई उपद्रव कह रहे हैं, ये सब लोकल पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि उसका व्यवहार जनता के साथ कैसा है। अगर उसका व्यवहार जनता के साथ अच्छा होगा तो उसके इलाके में कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होगी, कोई भी शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, और वो भली भांति से जो है शांति व्यवस्था स्थापित करके रखे। कहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, और आपका व्यवहार क्या है, लोकल पुलिस ऑफिसर का जनता के साथ संबंध क्या है। आपने लगभग सर कितने अपनी पुलिसिंग करियर में कितने मुख्यमंत्रियों को आपने अपने करियर में देखा, और सबसे बेस्ट जो आपने कार्य करने का तौर तरीका लगा वो किस मुख्यमंत्री जी का रहा उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, ये तो सभी लोगों का एक अपना अलग अलग वर्क कल्चर होता है, और सभी लोग कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट अपनी जनता के लिए करें। तो लगभग सभी लोगों ने अपना सबसे बेस्ट दिया, और मैंने भी अपना बेस्ट दिया। मेन जो है उसमें तो लोकल और स्थानीय प्रशासन का रहता है ना, वो कैसा है। आपके समय में कोई जिस जिले में आप रहे वहाँ कोई इस तरीके का उपद्रव या दंगा, आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया? देखिए, इस प्रकार की चीज़ें तो बहुत होती हैं। मैं इटावा में था, तो वहाँ पे लोग एक हाल्ट था, हाल्ट को रेलवे ने बंद कर दिया था, तो पब्लिक ने उसमें उपद्रव किया था वहाँ पे। तो राजधानी एक्सप्रेस को वहीं पर रोक लिया उन्होंने, और ट्रेन को भी रोक लिया, और उसमें पथराव करने के लिए इच्छुक हो गए थे। तो मैं था, मेरा एक गनर था और ड्राइवर था, 3 लोग थे उस समय पहुँचे। तो ये लगा कि कहीं राजधानी एक्सप्रेस में पत्थर ना मारने लगे, लोगों को चोट ना लग जाए, तो मैंने उतर के रेलवे ट्रैक को खुद ही साफ करने लगा मैं। तो लगभग 5-6 हज़ार की भीड़ थी, उसने पथराव चालू कर दिया। तो उसमें फिर जो है किसी प्रकार से हम लोग बचे, और बचने के बाद में राजधानी को सकुशल निकाला गया, ट्रेन को सकुशल निकाला गया। तो बहुत बड़ी घटना थी वो। सर आपने बताया आपने 28 साल पुलिस में सर्विस करी। इन 28 सालों में कभी कोई ऐसा केस आपके सामने आया जिसको देख के आपको लगा हो कि अरे ये तो एक, इसके ऊपर तो एक मतलब आपके जीवन का सबसे बेहतरीन केस रहा हो, आप कह रहे हो कि ये तो एक, इस पे तो एक मूवी में पार्ट होना चाहिए, इस तरीके का कोई आपके पुलिसिंग करियर में इस तरीके का कोई केस आया आपके सामने? देखिए, पुलिसिंग का तो पार्ट क्या, बहुत से केसेस आए। एक सहारनपुर में मैं एडिशनल एसपी था वहाँ पे, तो एक बच्चे को उसके घर के सामने से उसकी माँ के हाथ से छिना के किडनैपिंग करके लोग ले गए, और तुरंत ही मैसेज आ गया कि आप 50 लाख दीजिए। तो वो लोग हमारे कॉन्फिडेंस में थे, तो उन्होंने बताया कि साहब ये मैसेज आ गया है। उसके बाद फिर उन्होंने बताना बंद कर दिया, हम लोगों ने लिसनिंग पे लिया उसको। तो वो लोग 50 लाख रुपया लेके चल भी दिए। रेलवे स्टेशन सहारनपुर में रात को 10 बजे वो पहुँच गए,
मैं और मेरा सिपाही, हम दोनों लोग भी सादे कपड़े में उसी के पीछे खड़े हुए वहाँ पे। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस मामले को मैं अकेले ही हैंडल करूँगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं ना किसी सीओ को दूंगा, ना मैं किसी इंस्पेक्टर को दूंगा। तो मैं पीछे खड़ा हो गया वहाँ पे, और लगभग सुबह 4 बजे ट्रेन में उसको फिर मैसेज आता है कि अब आप सामने वाली ट्रेन में बैठ जाइए और इसी पे चढ़ जाइए। तो जब ये मैसेज आया तो हम लोग भी उसके पीछे चढ़ गए। जब ट्रेन चल दी तो उसको मैसेज आता है कि बाहर झांक के देखो, दाहिने तरफ जो है लाइट जल रही होगी, वहीं पे पैसे फेंक देना। तो हमने अपने सिपाही को इशारा किया तो उसने पैसे नहीं फेंकने दिए, उसको धक्का दे दिया, पीछे पीछे आ गया वो। उसके बाद फिर जो है दूसरे दिन फिर उसको मैसेज आया कि अब आप इस ट्रेन पे चढ़ जाइए और जहाँ पे नीला झंडा लगा हो वहाँ पे आप पैसे फेंक दीजिएगा। वहाँ पे भी हमने पैसे नहीं फेंकने दिए। उसके बाद फिर शाम को हम लोगों ने पूरे गैंग को जो है पकड़ लिया उसके, और बच्चे को सकुशल बरामद किया बिना एक भी पैसा दिए। और लगभग 7-8 लोगों का गैंग था। तो वास्तव में वो बड़ा फिल्मी स्टाइल का था, मज़ा आया उसको उस करने में। और जब आदमी खुद करता है तो गर्व महसूस होता है और अच्छा भी लगता है कि मैंने पुलिसिंग की। तो ये घटना इस प्रकार से रही। इसके अलावा और एक केस के बारे में मैंने सुना था, इटावा का कोई एक केस था जिसमें आपने बदमाशों को जो दबिश दी थी आपने, वहाँ से मैंने सुना आपने बहुत बहादुरी से अपने बहादुरी का परिचय दिया था। और वो क्या केस था सर उसका? वो उस समय इटावा में बहुत से गैंग चल रहे होते, निर्भय गुजर, रज्जन गुजर, सलीम गुजर और फक्कड़ वगैरह, बहुत से गैंग चल रहे थे। तो रात को, होली वाला दिन था, रात को लगभग 11-12 बजे हमारे एडिशनल एसपी थे, तो उन्होंने कहा कि आदित्य चलो वहाँ पे गैंग है। तो मैंने कहा सर गैंग है तो गैंग के हिसाब से तैयारी करके चलिए। 75 लोगों का गैंग था वो, जिसमें AK-47, LMG, ग्रेनेड, सभी हथियार थे उनके पास में। 75 लोगों का गैंग था। तो वो बोले यार तुम तो डरते हो। मैं डरता हूँ सर, तो मैं साहस दिखाता हूँ आपको। मैंने उनसे कहा, मैंने आप अपनी गाड़ी मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठिए। उनको मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर से बोला कि वहीं पे चलो जहाँ पे गैंग है। तो जब हम लोग गांव में घुसे तो गांव में गैंग ने हम लोग को कार्डन कर लिया चारों तरफ से, और गाड़ी पे जो है फायर किए। लवली पांडे नाम की एक बदमाश हुआ करती थी उस समय, वो बिल्कुल 20 मीटर की दूरी से गाड़ी पे उसने फायर किया। गाड़ी में 2-3 छेद हुए। तो हमारे एडिशनल साहब जो है घबरा गए उस समय और बोले आदित्य यार हमारी AK-47 नहीं चल रही है। तो हमें, सर आपकी AK-47 नहीं चलेगा, हमारी AK-47 चलेगी। तो उतर के जाके गोबर का ढेर था वो उसमें छिप गया जाके, और मेरा ड्राइवर जो है बगल में नाली थी उसमें लेट गया जाके, और गनर जा था गाड़ी के नीचे छुप गया जाके, और जो एसओ वगैरह आ रहे थे वो 200 मीटर दूर रुक गए। तो मैं ही अकेले खड़ा होकर फिर मैंने AK-47 से बस्ट किया। अब जैसे भी हो गैंग ने पूरी फायरिंग बंद कर दी और छोड़ के चला गया वो। तो वो दिन लगा कि नहीं आज मर जाएंगे, मरने में दर्द कितना होगा, इतना महसूस करने के बाद बाकी तो लगा कि नहीं मर जाएंगे। तो सर जैसे आप बता रहे हैं एक प्रोफेशनल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को बीच में मेंटेन करना कितना टिपिकल रहा आपके लिए? बहुत टिपिकल रहा है यार, बहुत टिपिकल रहा। मैं कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील था और कार्य के प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित और निष्ठावान था। उसका मुझे खामियाजा भी उठाना पड़ा बीच बीच में। किस तरीके से? मैं इटावा में ही था, तो मेरी एक कोई काम था जिसमें SSP ने मुझको भेजा था वहाँ पे। तो मैं लेट हो गया, मेरी पत्नी, मैं खाना खाए बिना चला गया। मेरी पत्नी को इसी में टेंशन हुआ तो उन्होंने जो है सुसाइड करने की कोशिश की। और जब मैं आया, लौट के आया तो देखा वो पड़ी हुई बेहोशी हालत में। मैं तुरंत उठा के मैं हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में सब पूरा उपचार हुआ। अगर मैं देर कर देता तो जो है हो सकता है और कुछ भी घटित होता। इसी प्रकार से एक दूसरी घटना भी हुई। मैं सहारनपुर में एडिशनल SP था, तो CO था मैं उस समय, DSP था। तो मेरे SSP साहब जो है मुझसे उनकी बनती नहीं थी, वो कुछ और चाहते थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो वो मुझे परेशान किया करते थे। तो उन्होंने परेशान करने के लिए एक IG साहब आए कि इनको हरिद्वार घुमा के लाओ। मैं सहारनपुर का मैं CO हरिद्वार उनको घुमाने ले जाऊं, और बिना खाना खाए पिए लगातार मैं रात को 2 बजे घर लौट के आया। IG साहब को हरिद्वार नहला के लौट के आके देखा मेरी पत्नी जो है
उन्होंने कुछ खा लिया था और वो सुसाइड की हालत में थे। फिर मैं उनको लेके गया। तो कार्य के प्रति और परिवार में मैं बैलेंस नहीं बना पाया। अगर मैं बैलेंस बना पाता तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन चूंकि पुलिस विभाग में तो ईगो चलती है, सीनियर ऑफिसर्स की ईगो चलती है, उसका पालन करना पड़ा। उस पालन करने में हो सकता मेरा परिवार सर्वनाश हो जाता। ये है वो। जो आप घटना बता रहे हैं सर, इस तरीके की अगर पर्सनल लॉस वाली अगर कोई घटना आपके सामने आ रही है तो उस टाइम पर आपके जहन में ऐसा कुछ था कि मेरे को ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं लगा। यही लगा कि नहीं यार, ये तो सिस्टम है, सिस्टम सही लोगों को परेशान करता ही है, तो ये भी परेशान कर रहे हैं तो क्या हुआ, चलो आगे देखा जाएगा। उतार चढ़ाव वाले दिन। हाँ हाँ, यहीं से आपको एक स्ट्रेंथ मिली होगी हमें। हाँ, मैं तो और भिड़ने की शक्ति मिलती गई मुझको। मैं संघर्ष करने से आज मैं अपने पूरे जीवन में भिड़ता ही रहा। मैंने किसी को बर्दाश्त नहीं किया, गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया। गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया तो उसका परिणाम ये मिला कि मेरा जो एनुअल रिमार्क लिखा जाता है साल भर का, तो उस बीच में 2004 से लेकर 2007 तक के पीरियड के रिमार्क जो है सबसे लो ग्रेड के मिले मुझको, केवल इसलिए कि ईमानदारी के लिए। हाँ। एक पर्सनल सवाल, यू लुक सो यंग, तो आपने इतनी जल्दी रिटायरमेंट का फैसला कैसे ले लिया? नहीं भाई, मैं 60 साल का हो गया हूँ। मैं 60 साल का हूँ, जल्दी रिटायरमेंट का फैसला you are still young. सरकार ने मुझे जो है 60 साल पे ही घर वापस किया है, वैसा कुछ नहीं है। जब आप वर्दी में होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं, और आज आपने रिटायरमेंट ले लिया है, तो उस समय में और आज के टाइम में आप कुछ ऐसा मिस करते हैं अपने पूरे सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटी को मिस करते हैं? क्या आपका मन में रहता है? मैं ड्यूटी को मिस नहीं करता, मैं अपनी पत्नी को मिस करता हूँ। ड्यूटी नहीं, ड्यूटी तो उतार चढ़ाव है, जीवन है तो मृत्यु होगी, नौकरी में लगे हो तो रिटायर हो गए। लाइफ पार्टनर ही साथ नहीं है अभी। जी, बस मैं उन्हीं को मिस करता हूँ, बाकी चीज़ें कोई मिस नहीं करता हूँ। बाकी मेरे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, कहीं दिक्कत नहीं। मैं वैसे ही एंजॉय कर रहा हूँ जैसे पहले एंजॉय करता था। देश ने 500 सालों तक एक ऐतिहासिक फैसले का वेट किया, जिसका निर्णय 2019 में हमको देखने को मिला। उस समय क्या आपको ऊपर से आदेश थे? देश के पूरे उत्तर प्रदेश में आप जिस भी ज़िले में रहे होंगे, उस समय कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए किस तरीके से आपको आदेश थे और किस तरीके से, क्योंकि हमारे अंदर एक ऊपर से एक ये भय बनाया हुआ था पिछली सरकारों ने हर तरीके से कि जब ये फैसला आएगा तो देश में दंगे हो जाएंगे, लाखों लोगों की जानें भी चली जाएंगी, सिर्फ एक भ्रम बनाया हुआ था। उस समय पे हमको जो हमने देखा वो बिल्कुल एक झूठ था। उस समय हमने देखा पुलिस ने किस तरीके से बेहतरीन कार्य किया और देश के अंदर 1% भी दंगा ना होने दिया। तो उस समय आपके ऊपर कितना प्रेशर था, ऊपर से किस तरीके से आदेश आए थे सर? देखिए, पुलिस का काम है शांति व्यवस्था की स्थापना करना, और जैसा उच्च अधिकारी निर्देश दें उनका अनुपालन करना। तो जिस प्रकार के निर्देश पुलिस विभाग में उस समय आए थे, तो सभी पुलिस जनों ने उस निर्देशों का पालन किया और सभी चीज़ों को सकुशल संपन्न कराया। कहीं कोई स्पेसिफिक ऐसी बात नहीं थी, सब ऊपर से हमारे सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों का प्लानिंग थी और उसका कार्यान्वयन हम लोगों का था। तो हम लोगों ने उस कार्यान्वयन को किया, जिससे कि मतलब पूरी शांति व्यवस्था की स्थापना रही। उस टाइम पे कुछ एक आपके ऊपर भी मेंटली प्रेशर रहा होगा कि किस तरीके से अगर कोई दंगा हो जाता है तो आप वहां उसको कैसे मैनेज करते? कोई पूरी रणनीति बनाई थी? सवाल ही नहीं है ना। जब वरिष्ठ अधिकारियों का लीक प्रूफ प्लानिंग रहेगी तो इस प्रकार का टेंशन हम लोग को लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जो रणनीति बनाई गई थी तो उस रणनीति में कहीं पे लीक होने का चांस ही नहीं था। तो उस रणनीति के अनुसार ही सब लोगों ने काम किया, कहीं कुछ नहीं। हर आदमी एक्सपीरियंस्ड है, हमारे सीनियर ऑफिसर भी एक्सपीरियंस है, नीचे वाले भी एक्सपीरियंस, सब लोगों ने काम किया मिलकर टीम भावना से, कहीं कोई बात नहीं है। वो बहुत बेहतरीन पल था सर, उसके लिए आप पुलिस डिपार्टमेंट को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखा, क्योंकि एक अगर कोई सरकार की तरफ से अगर कोई डिसीजन होता है तो वहाँ पूरी प्री प्लानिंग रहती है कि हमको किस तरीके से कार्य करना है, कैसे कैसे। जैसे धारा 370 जब हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, तो उसका पूरा एक प्री प्लान था तैयार उन लोगों के पास में कि हमें कब क्या क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इसका जो फैसला आया था वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया था। आपको भी नहीं पता होगा कि कल क्या फैसला आने वाला है, किसके पक्ष में फैसला आएगा। किसी भी पक्ष में फैसला आए तो दंगे होने स्वाभाविक था, पर जिस तरीके से आप लोगों ने कार्य किया सर, वो सैल्यूट है उस चीज़ के लिए। पुलिस का बहुत अच्छा कार्य रहा। हाँ। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। इवन कोरोना में भी हमारे पुलिस विभाग ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया।
और जवानों ने से जो उम्मीद नहीं की उतने उससे हट के उन्होंने काम किया, आप समझिए। कोरोना काल में सर क्या ऐसा रहा आपके जीवन में, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि कोरोना में जो लोग और भी लोग थे जो परेशान थे, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिनको सिर्फ बाजारों में घूमना था, आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, लोगों को प्यार से किस तरीके से समझा? क्योंकि हमने इस तरीके के बहुत कम केस देखे थे जहाँ पे हमने ये सुना हो कि पुलिस ने वहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार किया। नहीं, पुलिस ने कोई अत्याचार नहीं किया, पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाई। और जैसा निर्देश था कि मतलब कोरोना पे नियंत्रण रखना है, तो उस नियंत्रण के रखने के लिए जो भी चीज़ें थी, जनता को समझाना बुझाना, पेनल्टी लगाना, सभी कार्य किए गए और अच्छा रहा। सर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को किस तरीके से प्रभावित करती है? कहीं से नहीं प्रभावित करता है भाई। हम जो नियम कानून उनको लागू करने के लिए आए हुए हैं। कोई हमको निर्देश देगा, हम उस निर्देश को क्यों मानेंगे? अगर गलत निर्देश होगा, जो सही होगा सबको हम मानेंगे। हम पब्लिक, गरीब रिक्शे वाला भी हमारे पास आएगा, अगर सही बात होगी हम उसकी मदद करेंगे, तो उसमें इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। ये तो इंटरफेरेंस तो एक बहाना है काम ना करने का, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो आपका स्वयं का बहाना होता है जनता को परेशान करने का। ऐसा कभी मतलब देखने में आता है, या हम लोग भी मतलब न्यूज़ वगैरह में सारी चीज़ें सुनते हैं कि जो पॉलिटिकल होते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं, वो पुलिस वालों को ठीक से काम नहीं करने दे रहे? ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं जानबूझ होता। के ऐसी बात उड़ाते हैं। अच्छा। भाई हमको जो शक्ति दी गई, हमको पावर दी गई है काम करने की, हमारे पावर को कोई दूसरा कैसे इंटरफेयर करेगा हमारी पावर में? ये सिर्फ आईपीसी सीआरपीसी जो दी गई थी पहले, अब जो दूसरा नाम हो गया, उसमें तो पुलिस को पावर दी गई थी। आप अपने पावर को एक्सरसाइज करिए। पावर को एक्सरसाइज ना करना जो है, आप दूसरे के ऊपर थोप दें तो बात अलग है। इसलिए इस प्रकार कोई इंटरफेरेंस होता नहीं है और पुलिस स्वतंत्र रूप से काम करती है और अभी भी कर रही है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आपके सामने सर कभी कोई इस तरीके का केस आया जब आपको लगा हो कि सच में मुजरिम ये हैं, या आपको पता है कि किसने क्राइम किया है, पर आपको सब गवाहों या सबूतों को की कुछ ऐसी खामियां रही जिनकी वजह से आपको उनको मतलब छोड़ना पड़ा, या इस तरीके की कुछ चीज़ें रही आपके टाइम पे? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमें कभी इस प्रकार का कोई अवसर नहीं आया कि मुझे कोई मुलजिम छोड़ना पड़ा। जो किया बिल्कुल सही किया और अधिकांश में सजा ही मिली मुलजिमों को। ये आपकी सर 3 दशक की जो आपकी ड्यूटी रही, इसके बाद जब आपने अभी रिटायरमेंट लिया है, तो रिटायरमेंट के बाद आपने आगे के लिए क्या आपके विचार हैं, या क्या आपके आगे के विजन्स रहेंगे? देखिए, रिटायरमेंट हुआ है, मैं हाथरस में आ गया हूँ और योजना है कि मैं 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ूँ। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आया हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ और जनता के लिए सेवा करूँ, जनता की सेवा करूँ। तो सर चुनाव लड़ेंगे आप, जैसे पार्टी की विचारधारा होती है, तो आप किस पार्टी की विचारधारा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? आपने कोई ऐसा लक्ष्य बनाया है कि मेरे को इस पार्टी के थ्रू चुनाव लड़ना है? अभी तो मेरी विचारधारा केवल जनता है। मैं जनता के लिए आया हूँ, जनता की सेवा करने आया हूँ और इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। तो मैं जनता की सेवा करूँगा जैसे भी होगा। आपको क्या खामियां लगती हैं आपको, मतलब कैसे ऐसा लगता है कि मेरे को एक पॉलिटिकल लीडर बनने के बाद अपने शहर की सेवा करनी चाहिए? आपको किस तरीके से क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप पॉलिटिकल लीडर बनने के बाद? देखिए, बदलाव तो ये कि सबसे पहले जो आम जनता है उसको प्रेम मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए और उसके काम जो है, जो भी कार्य हैं, उसको तत्परता से निष्पादित किया जाए। उसके विकास के विषय में, उसके रोजगार के विषय में, उसकी चिकित्सा के विषय में, उसकी शिक्षा के विषय में, इनके लिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रयास किए जाएं, जिससे कि जनता को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो सकें। ये मेरा उद्देश्य है। तो इसमें यही है कि जैसे औद्योगिक विकास है, उसके लिए जो उद्योग की स्थापना और उनके विकास के लिए प्रयास करेंगे। चिकित्सा व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था में जो है लोगों को चिकित्साएं अच्छे क्वालिटी की उपलब्ध हों। आप कहीं पे देखिए जो है कम से कम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एमआरआई हो और सीटी स्कैन की मशीनें हों। कम से कम गरीब आदमी जो है अगर बाहर एमआरआई या सीटी स्कैन कराएगा 5,000 6,000 रुपये लग जाते हैं, है ना।
तो इतना तो एक 10,000 सवा 10,000 जो आज के समय में लोग 10 सवा 10 हज़ार रुपये सैलरी पा रहे हैं, वो कहाँ से सीटी स्कैन या MRI करा पाएंगे। तो उनके लिए सब सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। आज के टाइम में हाथरस की जो सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है वो है मेडिकल कॉलेज, जिसका अभी तक तो सुनने में यही आ रहा है कि मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन भी अलॉट हो गई है या निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। तो मेडिकल की ही जो अपनी जो सबसे मेन हाथरस की जो इस टाइम समस्या है वो मेडिकल कॉलेज ही है, आप जैसे बता रहे हैं। तो आपका क्या आगे के लिए विज़न रहेगा कि चिकित्सा में ही मतलब देखिए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाए तो मैं तो यहाँ पे अपना देहदान करने के लिए बैठा हुआ हूँ कि अगर मेडिकल कॉलेज स्थापित हो जाएगा तो मैं अपनी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द कर दूंगा, जहाँ पर बच्चे मेरे शरीर पर प्रैक्टिकल करें, मेरे शरीर का एक्सपेरिमेंट करें मेरे शरीर के साथ में, और चिकित्सा व्यवस्था सीखें और जनता को उसका लाभ पहुँचाएँ। मेरा लास्ट जो उद्देश्य ये है कि मैं अपना शरीर दान करूँगा मैं मेडिकल कॉलेज को। सच में सर, दो मुंह चार बात में आज आपका होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात रही। आज हमने आपसे सीखा किस तरीके से आप वर्दी पहन के, जैसे हमने लोगों के मुंह से सिर्फ सुना ही है कि पुलिस अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है, जनता का पुलिस से विश्वास नहीं है, तो आपने हमें दो मुंह चार बात के जरिए ये बताया कि जनता अगर पुलिस के ऊपर फेथ रखेगी, विश्वास रखेगी, तो पुलिस आपकी सहायता के लिए ही है, पुलिस आपके साथ ही काम करने के लिए है। आप ये ना समझें कि पुलिस आपकी दुश्मन है, तो आप कभी भी पुलिस से 36 का आंकड़ा ना बना के रखें। पुलिस और जनता एक दूसरे के लिए हमेशा सहायक रहे हैं। जनता का भी ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो आगे आकर पुलिस की मदद करे, और पुलिस का भी ये फर्ज बनता है कहीं ना कहीं कि जो व्यक्ति पुलिस के लिए अगर सहायता कर रहा है तो उसको किसी भी तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए। तो आपने हमें इस तरीके से जो जानकारियां दी कि पुलिस सिर्फ जनता के लिए कार्य कर रही है, और आज का आपका हमारे शो में रहना बहुत हमारे लिए गर्व की बात रही। यही आपके लिए दुआ करेंगे कि जो आपने अपने भविष्य के लिए विज़न सोचे हैं कि आपको आगे चल के जनता की और ज़्यादा मदद करनी है, चाहे वो आप वर्दी में करते रहे हैं, चाहे आप खादी वस्त्र पहन के करें, या अगर आप खादी वस्त्र भी नहीं पहन रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि फिर भी आप जनता की मदद ही करेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने अपना कीमती समय दिया। समय की थोड़ी सी कमी के चलते हम बस आपसे बस यही अलविदा लेना चाहेंगे सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।